नमस्कार शुद्धशील घोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू आपके इस शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों पहुंच गया है? उसको डर लग रहा है कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है? एकदम, वो तो होना ही है। कभी भी किसी वक्त हो सकता है। इतने दिन लोग पूछ रहे थे कि ईडी वाले सीबीआई वाले क्या कर रहे थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गया ना, तो ये कोलकाता पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी समझ रही है। इसलिए भागा भागा आज कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया और ऑनरेबल हाईकोर्ट से पूछा कि भाई मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए कि मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर पाए। क्यों भाई, क्यों चाहिए ये प्रोटेक्शन? क्योंकि देखिए, अभिषेक बनर्जी जब चुनाव के रैली चल रहे थे तो बड़े बड़े भाषणबाजी कर रहे थे। बोल रहे थे कि 4 तारीख 12 बजने के बाद डीजे बजाएंगे, मतलब हिंदू जो है, जो ये टीएमसी के अगेंस्ट वोट करेंगे उसको खुले रास्ते में पीटेंगे। ये बोल रहे थे कि बीजेपी वालों को अपने घर के बाहर पोस्टर लगाना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में कभी बीजेपी के लिए काम नहीं करूंगा, ये बोल के। ये बोल रहा था 4 तारीख के बाद दिल्ली से कौन सा बाप आएगा तुझको बचाने के लिए, मैं देख लूंगा। ये सारे बयानबाजी उनका था। और देखिए, अगर सच में टीएमसी जीत जाते तो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो ऐसे ही काम करते थे। मैं बार बार जो बात सबको बोलता हूँ कि हम लोग बस हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अगर सच में टीएमसी जीतता तो अभी तक हम लोग शायद लाश बन जाते थे। तो देखिए, ये सारे जो इंसिडेंट हुआ, ये लेके जो विधान नगर है, सॉल्ट लेक, मतलब कोलकाता के एकदम बाजू में ही, वहां पर जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक सोशल वर्कर है, राजीव सरकार नाम है उनका। तो उन्होंने एक ईमेल में एफआईआर कर दिया। और उस ईमेल का, एफआईआर का जो है, उसका जो पोटेंशियल है वो पुलिस ने भी समझा। और वहां पर 6 जो एलिगेशन है, 6 जो धारा है उनमें लग गया है। और अगर ये सारे प्रूव हो जाता है तो अभिषेक बनर्जी अगले 20 साल तक जेल में रहेंगे। वहां पर दंगा लगाने का जो धारा है वो है। वहां पर दोनों गश्तियों के अंदर शत्रुता का जो भाव है वो सर है। तो 6 वहां पर लग गया है। और ये बस यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। उनका खुद का मिनिस्ट्री में थे गियासुद्दीन मोल्ला, जो मोगराहाट पश्चिम असेंबली से विधायक बनते थे। तो इस बार उनको टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने उनका जो पोर्टफोलियो था वो है, जो माइनॉरिटी सेल है उनका, वो राष्ट्र मंत्री थे। तो वो आके अभी बोल रहा है कि ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिलके क्या खेला करते थे। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर थे जिसने ये पंचायत के टिकट बांटना है या पंचायत का प्रधान बनना है तो उसके लिए करोड़ों रुपए उठाते थे। पंचायत समिति या जिला परिषद का अगर टिकट मिल रहा है या वहां पर जो पोर्टफोलियो है वो मिलने के लिए करोड़ों रुपए उठाते थे। और ये सारी चीज लेके अगर उस पुलिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करता था तो उसको उठा लेते थे, उसको पीटते थे ये पुलिस ऑफिसर। तो ये सारी चीज लेके जब वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पास पहुंचे, उनको रिपोर्ट किया कि भाई ऐसे चल रहा है, पुलिस ऐसे काम कर रहा है, तो उस पुलिस को कोई पनिशमेंट देने के बदले में उसका प्रमोशन हो गया। और बाद में वो जो अभिषेक बनर्जी का इलाका है, डायमंड हार्बर का पूरा कंट्रोल उस पुलिस अफसर के हाथ में दे दिया। और वहां से लेके करोड़ों रुपए वो उठा रहे थे। तब सवाल पैदा होता है कि गियासुद्दीन मुल्ला मिनिस्टर जब थे तब ये सारे बात क्यों नहीं बोला? तो उसने बोला कि आप, भय का, डर का परिवेश था तो मैं कुछ नहीं बोलता था। अगर ये सारे बोलते तो वो पुलिस और अभिषेक बनर्जी मिलकर मुझे मार देते थे। तो अभी शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। हालांकि वो मेरा ओपोनेंट में है, मेरा ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करता है, लेकिन ये भरोसा का राजनीति उसने दे दिया है। तो इसलिए जो एटमोस्फियर क्रिएट हुआ है, इसलिए मैं सारी चीज बोल रहा हूँ और पुलिस में एफआईआर कर रहा हूँ। तो ये सारे एफआईआर अब दूसरे पार्टी से छोड़ दीजिए, उनके खुद के पार्टी से हो रहा है। नंदीग्राम जो सीट है जहां पर वो भाजपा से ही पवित्र कर को उठा के अभिषेक बनर्जी ने कैंडिडेट किया था, वहां पर जो एजे यूपी का कैंडिडेट है, मतलब हुमायूं कबीर का पार्टी का जो कैंडिडेट है, वो बोल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए अभिषेक बनर्जी और आईपैक मिल 100 करोड़, माइंड इट, 100 करोड़ का खर्चा किया है। वहां पर हर घर में हर इंसान को 1000-5000 करके पैकेट पहुंचा दिया है आईपैक ने। और ये जो सारे पैसे आए हैं, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं। वो जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तब उनको लोगों से ये सारी चीज मालूम चला कि आपको क्यों वोट दूंगा, अभिषेक बनर्जी टीएमसी तो इतना सारे पैसा दे रहे हैं। तो ये सारे जो एलिगेशन है, ये इसमें भयंकर एलिगेशन है। आप बाहर से, विदेश से पैसा लेके आके अगर चुनाव लड़ते हो और ऐसे ब्राइब करके जीतने का कोशिश कर रहे हो तो ये सारे तो अभी एफआईआर होगा, इसका जांच होगा और इस जांच में कुछ सच निकलेगा और इसमें अभिषेक बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए भागम भाग उसको कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा। तो अब देख लेता है कोलकाता हाईकोर्ट उनको प्रोटेक्शन देता है और कितने दिन प्रोटेक्शन देता है। लेकिन एफआईआर तो होगा,
इसका इन्वेस्टिगेशन तो होगा, और इसमें सारे जो काले करने में है ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के हाथ से ही आ रहा है, ये तो क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर एक चीज और है ना कि अभी शिवेंदु दा ने ये भी तो कहा ना कि वो जो उनकी कंपनी है 24 कंपनियां अभिषेक बनर्जी की, उन्होंने 15 साल में इतना पैसा क्या कमा लिया? ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां लगी हुई है उसकी? ऐसा कौन सा खानदानी रईस है अभिषेक बनर्जी की उसके पास इतना सारा पैसा है? तो वो तो कोल स्मगलिंग में लगा हुआ था, कैटल स्मगलिंग में लगा हुआ था, गोल्ड स्मगलिंग में लगा हुआ था। वो सारी पोल पट्टी अब खुलेगी ना, तो इन मामलों में भी तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। हाँ होगा। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने दो अहम फैसला लिया, यहाँ पर दो कमीशन बिठा दिया। उस कमीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट का दो एक्स जस्टिस है, एक में ऑनरेबल एक्स जस्टिस विश्वजीत बसु है, और दूसरे कमीशन में ऑनरेबल एक्स जस्टिस समाप्ति चटर्जी है। और वहां पर दो पुलिस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनको भी डिप्लॉय किया है। एक तो है के जयरामन, जिसको 2013 में ममता बनर्जी ने हटा दिए थे। क्यों? क्योंकि एसजेडीए मतलब जो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी है नॉर्थ बंगाल में, वहां पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। तो उस घोटाला को ये के जयरामन सर ने पकड़ लिया था। तो अब टीएमसी वालों को पकड़ लेता है, उनका करप्शन सामने आ रहा है, तो इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को कॉर्नर किया दिया था। आपको शायद याद रहेगा 2011 में जब ममता बनर्जी पावर में आए थे, तो पार्क स्ट्रीट में एक भयंकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार का इंसिडेंट आ गया था। एक सुजेट करके महिला थे, उनके ऊपर बलात्कार का आया था। तो तब खुद सीएम ममता बनर्जी ने बयान दी थी कि ये तुच्छ घटना, मतलब बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली सी इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड वहां पर पैसे लेके कुछ उसका हुआ, तो इसलिए उसका कर दिया। आप सोचो, एक सीएम जो महिला है, एक महिला की बलात्कार हो जाता है, उनके बाद ये बयान करता है। तो एक पुलिस ऑफिसर सीनियर आईपीएस थे दमयंती सेन, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और वहां पर उन्होंने पकड़ लिया कि टीएमसी का अच्छे खासा हाथ है वहां पर, और ये जो हादसा है सारे सामने लेके आ गया। तो उनको पुलिस सिस्टम से हटा के एकदम कर्नर कर दिया। तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर को शुभेंदु अधिकारी ने फिर से बोला कि आपका रेस्पेक्ट देते हुए ये दो कमीशन में आप दो एक्स जस्टिस को आप हेल्प करो। और स्टेट का जो मुख्य सचिव है, जो स्वराष्ट्र सचिव है, उनको बोला कि इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है आप पूरा देखो। विश्वजीत बसु का जो कमीशन है, वो जो प्रातिष्ठानिक दुर्नीति, बार बार जो इसका हम बात करते हैं कि टीएमसी एक पूरा सिस्टम बना लिया है, वो सिस्टम के थ्रू पूरा करप्शन करता है। ओपन ये बयान देता है कि आप करप्शन करके, आप टीएमसी के बंदे होके करप्शन करके अगर पैसा उठा रहे हो, तुलाबाजी करके अगर पैसा उठा रहे हो, तो आपके पास 25% आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टीएमसी का नाम यूज करके करप्शन कर रहे हो, तो 75% जो है, 75% आपको सीनियर लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो दुर्नीति, ये जो करप्शन होता था, उसका पूरा जांच अभी ये ऑनरेबल एक्स जस्टिस विश्वजीत बसु करेंगे, उनका कमीशन करेंगे, और के जयरामन जी उनको हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, ये शाहजहां का नाम संदेश खाली आप लोग शायद सुने होंगे, जहां पर हिंदू महिलाओं को, जो स्पेशली एससी एसटी कास्ट से होता है, उनको अगर उनको दिखने में अच्छे है तो उनको उठाया लाते रहे और उनको साथ अन्याय अत्याचार होते थे। तो ये शाहजहां का इंसिडेंट बस संदेशखाली हुआ इसलिए सामने आया। ये इंसिडेंट पूरे वेस्ट बंगाल में हर कोने में ऐसे होता है। वहां पर लोग अगर अपने बेटी अच्छी दिखती है ना, तो वेस्ट बंगाल में वो शादी ही नहीं कराते थे, वो बाहर किसी को भेज देते थे कि वहां पर आप सेफ रहोगे। अगर गलती से भी मतलब किसी के ऐसे हो जाता है तो उनके हस्बैंड के कोई अधिकार नहीं होता। इन लोगों को जितने दिन पसंद अपने क्लब में, आपके आपके पार्टी ऑफिस में, उसको रातों के रात मतलब रखा जाता था। तो ये सारे जो इंसिडेंट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, कमीशन जो समाप्ति चटर्जी एक्स जस्टिस ऑनरेबल उनके अंडर हुआ है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आप समझ रहे हो कि वो जितना भी करप्शन हुआ है, जो जितना भी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको कितना सीरियसली ये नए गवर्नमेंट देख रहा है। और ऐसे नहीं कि मुझे पॉलिटिकल वेंडेटा करना है, कानून के ताकू आप पूरा के पूरा इसको जांच करो और फिर पुलिस को दो, पुलिस उसको एफआईआर करेगा, जो भी उसका कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वो होगा। तो ये सारी चीज अगर होगा तो टीएमसी के मतलब लोग अभी बोल रहे हैं कि शुभेंदु दा आपको तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जेल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये टीएमसी का 90% लोगों को आप कहां पर रखोगे? सारे के सारे करप्टेड है, सारे के सारे इतना ही अत्याचार लास्ट 15 साल से किया है। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तो पाप किया है, अन्याय भी नहीं, ये लोग पाप किया है और वो पाप के घर पूर्ण हुआ है। अभी उनका जो भी साजा भुगतना है उनको भुगतना पड़ेगा, जहां पर उसको भागना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, सब जगह वो भाग ले, लेकिन जस्टिस अब जनता को मिलेगा और इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा।
एक बड़ी सी जेल बनानी पड़ेगी शुवेंदु दा को, उसके अलावा एक वीआईपी जेल भी बनानी पड़ेगी। ये ममता और उसके भतीजे को भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। राजू आलू वाली जो तोलाबाज है इनका, वो भी तो पकड़ा गया है, आज उसको भी तो गिरफ्तार किया गया है। वो भी तो सबकी पोल पट्टी खोलेगा कि कहां कहां से पैसा इकट्ठा होता था, कितना कितना हिस्सा कहां कहां जाता था, और ममता को कितना जाता था, अभिषेक को कितना जाता था, ये भी सारे राज खुलेंगे। वो तो खुलेंगी। आज शुभेंदु दा एक सिख कम्युनिटी का प्रोग्राम था, वहां पर गए थे, तो ऑनरेबल सीएम वहां पर जाके बोल रहे हैं कि कलकत्ता का मैं 4 टॉप लोगों का फाइल निकाला, कितने कितना प्रॉपर्टी बनाया। तो वहां पर टीएमसी का एक्स मिनिस्टर जावेद खान, उनके बेटे के नाम में 90 प्रॉपर्टी है। ये अभिषेक बनर्जी, उनके नाम में 24 प्रॉपर्टी है। और जो सोना पापू का आप नाम बोल रहे हो, उनके नाम में 18 प्रॉपर्टी है। और एक राजू नस्कर करके है बेलेघाटा से, उसके नाम भी ऐसे 16-17 प्रॉपर्टी है। तो अभी सारे ये सारे फाइल खोल रहे हैं। और ये जो बनर्जी फैमिली है, अंजू जी एक बात आप बोल दीजिए, सपोज आप कल से सोशल वर्कर बन जाते हैं, तो सोशल वर्कर बनने के बाद आपके जेब में पैसा आएगा या आपके जेब से पैसा जाएगा? ऑब्वियस रीजन, आपके जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि आपको सोशल वर्क करना है तो किसी के लिए कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। बच्चे के पढ़ाई के लिए आप किताब दे रहे हो, वो तो फ्री में नहीं आता। तो इसके लिए जो भी सोशल वर्क करते हैं, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि उसका जेब से पैसे जाता है। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी की आंटी है, ममता बनर्जी की भाई की बहू है, काजोरी बनर्जी, जो ममता का वार्ड है, जो ममता का खुद का बूथ है जहां पर, वहां पर वो काउंसिलर है। तो वो अपने ऑक्यूपेशन में लिखता है, मेरा ऑक्यूपेशन है सोशल वर्कर। और उनको 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी 5 करोड़ का उसका प्रॉपर्टी आ गया। कहां से आ गया? ये जो भवानीपुर एरिया है जहां से ममता बनर्जी जीती थी, इस बार हार गई है, वहां पर गौनशक्ति जो सीपीएम का माउथ पीस है, वहां पर आज से 6-7 साल पहले एक आर्टिकल निकला था कि कम से कम 35 प्लॉट्स जो दूसरे का था उसको हड़पा गया, उसको ले लिया गया और जबरदस्ती लिया गया है। अब देखिए, सीएम के फैमिली के अगेंस्ट इतना बड़ा एलिगेशन आ रहा है, तो ये अगर अफवाह है तो वो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट स्टेप लेगा। आज तक कोई स्टेप नहीं लिया है। और वहां पर मैं खुद जाऊंगा भी, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट मेरे पास आ रहा है। एक एक लोग जो चाय वाले थे, जो बस उसका छोटा टपरी थे, बस इन लोगों को प्रॉपर्टी देने के लिए उसको भगाया गया, वो गायब हो गया। अभी वो दुनिया में है कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं है। ये इतना अत्याचार किया है बनर्जी फैमिली ने। वो जो एरिया है वहां पर आदि गंगा बोलते हैं उसको, मतलब गंगा माया का जो नदी है, उसका एक छोटा सा ऐसे उसके पीछे से, कालीघाट के पीछे से जाता है, तो उसको भी एनक्रोच कर लिया और वहां पर उसने अपना प्रॉपर्टी बना लिया। एक एक ने बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। और देखो, ममता बनर्जी हमेशा से बोलते थे कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं एकदम छोटे परिवार से आया हूं, मेरे पिताजी के डेथ होने के बाद मैं मिल्क भी सेल किया हूं। तो इसके मतलब उसका फैमिली रिच थे, ये कभी दवा नहीं किया है। तो कहाँ है, कौन सा मैजिक है कि आपके पूरे फैमिली के पास इतने हजारों करोड़ का पैसा आ गया है? ये तो सारी चीज अभी सामने आएगा, और वो आ रहा है, इसलिए इन लोगों का डर इतना बढ़ रहा है। और फिर ये तो कुछ भी नहीं है, ममता बनर्जी का जो वोट बैंक था, ममता ने मुल्ला मौलवियों को पटाने के लिए तो उनको तनख्वाहें देनी शुरू की थी, वो भी रोक दिया गया है। अब तो उन्होंने कहा कि रिलीजन के आधार पर किसी को नहीं मिलेगा, जो पुरोहित है या पंडित है उनको भी नहीं मिलेगा। ये भी तो रोका है ना शुभेंदु दा ने। और ममता बनर्जी ने कितने करोड़ रुपए जो है वो इस तरह से पानी की तरह बहाए हैं। कहां से आता है वो पैसा? वो तो टैक्स पेयर का ही पैसा था ना, जिसको इस तरह से बहाया गया मुल्ला मौलवियों को और मस्जिदों में जो लोग होते हैं उनको तनख्वाह देने में। सही बात है अंजू जी। एक चीज बोलिए, कोई भी गवर्नमेंट किसी के धर्म के आधार में किसी को पैसा दे सकता है, एड दे सकता है? कभी कर नहीं सकता है। लेकिन ये ममता बनर्जी कितना घिनौना पॉलिटिक्स करते थे, यहाँ पर ही आ जाता है। ये जो इमाम मुअज्जिम है, जिनके लिए वो भाता, मतलब गवर्नमेंट का हेल्प वो चालू किया था, क्यों किया था? क्योंकि ये जो इमाम मुअज्जिम है, ये लोग जो बात बोलते हैं उनके अंडर, उनके कम्युनिटी के जो भी होते हैं वो मान लेते हैं। तो इलेक्शन के पहले ये इमाम, ये मुअज्जिम, ये सारे लोग बोल देते थे कि भाई देखो, ममता बनर्जी हम लोगों को पैसा दे रहा है, तो आप लोग इनके लिए वोट करो। और जहां पर ये बात नहीं चलते थे, वो सीधे बोल देते थे कि देखो, ममता बनर्जी है इसलिए आप लोग जिंदा हो, नहीं तो मुस्लिम को भाजपा तो काटेंगे। वो गुजरात में कैसे दंगा हुआ था, यहाँ पर अगर भाजपा गलती से आ जाते तो आप सब लोगों को बांग्लादेश भगा देंगे, तो इसलिए वोट करो। ये भी छोड़ दीजिए, मतलब उनका जो लेटर हेड होता है उसमें ओपनली बोलते हैं कि टीएमसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको तो ममता बनर्जी को खरीदना पड़ेगा, इसलिए वो इमाम मुअज्जिम चालू किया। बाद में जब उन्होंने देखा कि बस ये इमाम मुअज्जिम को वो दे रहे हैं, इसलिए हिंदू कम्युनिटी पूरा उनके अगेंस्ट जा रहा है, पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसमें
वो पुरोहित भाता चालू किया। मतलब जो पंडित है उनको थोड़ा बहुत देना है, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, बहुत ही छोटा रकम है, उनको दिया। बाद में देखा वो भी काम नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट के पैसे से वो जो जगन्नाथ टेम्पल बनाया, आप बोलो कौन सा संविधान में कौन सा धारा में लिखा है कि आप टेम्पल या मॉस्क बना सकते हो? गवर्नमेंट कोई नहीं बना सकता है। इसलिए उसको मतलब घुमा फिरा के बनाया कि जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, और वहां पर मंदिर बना दिया, क्योंकि हिंदू के पास भी मैं हूं। तो ये सारी चीज वो करते थे, लेकिन गवर्नमेंट का काम वो नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी ने आज बोला कि ये जो इमाम मुअज्जिम पुरोहित भाता है ये सारे बंद कर दो, और इस पैसे का हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के नाम में उसने स्कॉलरशिप चालू कर दिया, जो एक्चुअली था वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी उसको हटा दिया, और वो हटा के उन्होंने ये इमाम मुअज्जिम का चालू किया। तो अभी जितना भी स्टूडेंट्स है जो अच्छे हैं, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं है, उनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगा ये स्वामी विवेकानंद का स्कॉलरशिप के लिए। और उसके लिए वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो टीएमसी है, बीजेपी है, कोई कुछ नहीं देखेगा, सबके लिए स्कॉलरशिप है। तो यही तो चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये काम ही चाहिए, वही चीज हो रहा है। ये छोड़ दीजिए, वहां पर हमारा जो आदिवासी उन्नयन मंत्री हुआ है खुदीराम टुडू जी, उन्होंने आके ही एक स्कैम पकड़ा लिया। ये ममता बनर्जी के रेजिम में एक स्कीम चलता था यहाँ पर, सबुज साथी, मतलब हर स्टूडेंट को साइकिल दिया जाता था। अब यहाँ पर भी स्कैम था, हम लोगों के पास रिपोर्ट था, हम मुंह नहीं खुल पाए क्योंकि उतना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं मिला इस गवर्नमेंट को। जितना भी हमारा रिपोर्ट है हम दे देंगे। वो बेसिकली अफवाह है कि वो अभिषेक बनर्जी की जो फादर इन लॉ है उनके कंपनी से ही ये साइकिल बनता है, उसको ही बस पूरा जाता है, और जो साइकिल जाता है उसमें बेयर मिनिमम चीजें दिया जाता है। तो वो साइकिल स्टूडेंट को मिलने के बाद भी आपको 700 से 1000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, फिर उस साइकिल को आप चढ़ सकते हो। तो एनीवे ये जो सबूत शादी का है, ये गवर्नमेंट का स्कीम बन के चला दिया। लेकिन इस पैसा कहां से आया है? आदिवासी उन्नयन के लिए सेंट्रल ने जो फंड दिया था, वो पैसे उसको नहीं पहुंचाया, आदिवासी का कोई भी उन्नयन नहीं किया। उस पैसे से ये सबूत साथी स्कीम करके अभिषेक बनर्जी के फादर इन लॉ के पास गया, और वहां से वो साइकिल बना के ये स्कीम वो चलाते थे। तो ये तो फ्रॉड है सीधे के सीधे, और मिनिस्टर ने बोल दिया कि इसका भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मतलब अब बात बस अभिषेक बनर्जी नहीं है, ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मिलके ये पूरा के पूरा करप्शन किया है, और उस करप्शन का भी पूरा जांच होगा, और उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई के बाद उनका पनिशमेंट है वो उसको भुगतना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन एक चीज और है कि जिस तरह से शुभेंदु दा ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, आप अपने घर में पढ़िए या मस्जिद के अंदर जाकर पढ़िए, उसको लेकर कितना बवाल हुआ। सड़क पर तो नमाज पढ़ी नहीं जाती, तो कहा जाता है कि इनके धर्म में भी कहते हैं। देखिए यही तो यहाँ पर दिक्कत है। अगर ये नमाज के बात करते हो, मुझे इतना मालूम नहीं है, बट जितना भी मैं पढ़ाई किया हूँ वहां पर बोलता है कि जहां पर आप नमाज अदा करते हो वहां पर जमीन भी आपका होना चाहिए, आसमान भी आपका होना चाहिए, तभी वो नमाज कबूल होता है। अगर ये नहीं है तो वो नमाज आपके लिए कबूल नहीं होगा, मुझे जितना मालूम है। जो मुस्लिम भाई है वो अच्छे बोल सकता है। इसके मतलब आप कोई किराए के फ्लैट में हो या आप कोई आवासन में हो, वहां पर किसी फ्लैट के अंदर कर रहे हो, वहां पर आपका नमाज कबूल नहीं होगा, आपका खुद का जमीन में आपको करना पड़ेगा। बट थिंग इज दैट यहाँ पर ममता बनर्जी ये मुस्लिम भाई को बोलते थे दूधेल गाय। मतलब उनको, उनका एक कहावत है कि जो गाय दूध देता है ना, उनका लात खाना भी ठीक है, और ये मुस्लिम लोग हमको दूध देता है, मतलब वोट देता है, तो इसलिए वो जो भी करेगा सब कुछ कबूल है। तो ये मुस्लिम का जो है वो कभी सोचा भी नहीं कि ममता बनर्जी हार सकता है, क्योंकि उनको यहाँ पर 30% है, और हिंदू जो है वो स्प्लिटेड है। तो आराम से वो ममता बनर्जी को वोट देंगे तो जीत जाएंगे। इतने दिन यही चल रहा था, ऊपर से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा दिया, अभी सिचुएशन उल्टा हो गया। लेकिन ये चीज इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और बाइक लेकर जाते हैं, सर पे टोपी है तो उसको छूट मिलेगा, उसको हेलमेट का जरूरत नहीं है, लेकिन वो जमाना गया है, ये लोग भूल गए हैं। तो इसलिए जो भी ये नमाज का बात है, ये एक्चुअली पाक सर्कस में जो हुआ वो नमाज का बात नहीं था, वो आसनसोल में हुआ था। पाक सर्कस का जो है वहाँ का बाजू में एक एरिया है जिसको तिल जौला बोलते हैं, और वहां पर बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो शुभेंदु अधिकारी गोद लेने के बाद ही वहां पर एक अग्निकांड हो जाता है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चलता है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण ही ये हुआ है। तो जब भी ये पता चला तो वहां पर बुलडोजर चलाया। तो अभी ममता बनर्जी का जो इंडी अलायंस का साथी है ना, सीपीएम, वो तुरंत चले गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट जाने के बाद वहां पर स्टे मिल गया। क्योंकि ऑब्वियस है, आप अगर कोई कहीं भी केस करते हो, पहले दिन में उसका फैसला नहीं होता है, उसके लिए 2 3 4 हियरिंग आपको करना पड़ेगा, तब तक ऑनरेबल जज तो उसको स्टे देंगे। लेकिन
ये सीपीएम वाले अभी आ गए रास्ते पे और इन लोगों को समझाया कि देखो शुभेंदु अधिकारी गलत काम कर रहा था, आपका घर तोड़ेंगे, आपका मस्जिद तोड़ेंगे, तो इसलिए आप प्रोटेस्ट करो। ये लोग भी धरना प्रदर्शन करते हुए चालू हो गया। तभी भी प्रशासन वहां पर शांति से बात कर रहे थे कि देखो अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप करो, आपका अधिकार है, लेकिन आप पुलिस से परमिशन लो, कोई जगह ढूंढो। ये जो पॉइंटर जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था उसको 7 पॉइंटर बोलता है। क्यों? क्योंकि 7 रोड आके वहां पर मिलते हैं। तब समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। वहां पर अगर चौक होता है तो पूरा शहर जक्का जाम हो जाएगा। तो उसको जब बोलते हैं वो इमीडिएटली पत्थरबाजी चालू कर देते हैं। पहले क्या होता था जब ये मुर्शिदाबाद का कांड हुआ था या उसके पहले बेलडंगा का कांड हुआ था, तो पुलिस के ऊपर ये लोग बॉम्ब भी फेंक देते थे, उसको आग से जला देते, ये लोग बचने के लिए दूसरे कहीं पे जाके छुप जाते थे। लेकिन नए सीएम बोल दिया कि भाई आप लोग कानून के मुताबिक काम करो, आपके पास मैं हूं। और जब भी ये फ्री हैंड उन लोगों को मिला, बस 5 मिनट लगा, जब भी पत्थरबाजी चालू हुआ तो उसको सबक सिखा दिया। 5 मिनट में पूरा वो खाली हो गया इलाका और जिनको भी जितना भी मिला अरेस्ट कर लिया। और वहां पर आज शुभेंदु अधिकारी जी ने पहुंच गया, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मेरे रेजिम में ये फर्स्ट इंसिडेंट है और यही लास्ट इंसिडेंट होना चाहिए। अगर कोई समझ रहे हो कि आप कोई स्पेशल धर्म से आते हो और कुछ भी करोगे, ये नहीं चलेगा। पहले तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आप रुइन नहीं कर सकते, अगर करोगे आप पकड़ा जाओगे और वो प्रूफ होगा तो आपको घर में जो भी चीज है मैं बेच दूंगा और वो वसूल कर दूंगा। सेम चीज जो अब नमाज के बात कर रहे हो वो आसनसोल में हुआ था। वहां पर पुलिस का गाड़ी जला दिया, उसका एक फाड़ी था उसको जला दिया, तो वहां पर भी 26 पीपल अरेस्ट हो गया और उसका कानूनी कार्रवाई चल रहा है। मतलब ये जो टोपी वाले चाचे थे ना, इन लोगों को इतना बढ़ावा देके रखे थे कि भाई कानून आपको कुछ नहीं कर सकता है, ममता बनर्जी आपके साथ है। और ममता बनर्जी जब इन लोगों के प्रोग्राम में जाते थे, रेड रोड में जब इनका ईद का नमाज होते थे, वहां पर जाके चिल्ला चिल्ला के बोलते थे हिंदू धर्म गंदा धर्म, हिंदू धर्म को मैं ट्रस्ट नहीं करता, मैं आप ही के लोग हूं। ये जब असेंबली में है, ऑन रिकॉर्ड है, बंगाली में है इसलिए लोगों को मालूम नहीं है, ममता बनर्जी बोलती है कि भाई ये जो हमारा महाकुंभ गया वो मृत्यु कुंभ है, वहां पर जाओगे तो आपका डेथ हो जाएगा। वहां पर जोगी जी वायरस फैला रहा है, विधानसभा में खड़े होके ऑन रिकॉर्ड एक सीएम ये सारे बात करता है। मतलब कितना एंटी हिंदू वो थे, अब समझ लीजिए। तो ये सारे कारण उनको वो वोट मिलता था, बट अभी तो ये सारे चीज नहीं चलेगा। और शुभेंदु दा ने क्लियरली बोल दिया पुलिस को, आप कौन सा पार्टी से है, उसका क्या कलर है, कौन सा धर्म है, कुछ मत देखो, कानून के मुताबिक जो होना है वो आप करो। और अगर कोई ये पुलिस वाले के ऊपर कोई भी मतलब उल्टा अटैक कर देता है ना, तो मेरे जैसा खराब पुलिस मंत्री आप जिंदगी में नहीं देखोगे। मैं ये चीज करूंगा, मतलब पूरा मॉनिटरिंग रहेगा। यही चाहिए ना, ये लीडरशिप चाहिए और यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जनता ने बोला कि हाँ जो भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, और सीधे रास्ते में अब वेस्ट बंगाल आ रहा है। जो इन लोगों को पच नहीं रहा है इसलिए इतना अभी उछल रहा है, लेकिन 5-7 में पूरा ठंडा हो जाएगा। ये इंडिकेशन तो पूरा आ ही रहा है अभी। लेकिन आप देखो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पर यही लोग, इस जमात के लोग, टोपी पहनने वाले, किस तरह से चिल्ला चिल्लाकर मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, टीएमसी को लाओ, नहीं चाहिए मोदी, ये सारी बातें बोल रहे हैं वो लोग जिनके अवैध निर्माण है और जहां पर बुलडोजर चल रहा है। तो यानी कि ये ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पीछे से पंप कर रही है ना। आप यहाँ पर ही तो 2+2 4 हो रहा है। आप सोच लो, ममता बनर्जी हारती है तो बांग्लादेश में इतना रोना धोना क्यों चालू हो जाता है? ममता बनर्जी क्यों जबरदस्ती वहां पर जो बॉर्डर है उसका फेंसिंग नहीं करने देता है? ये लोग क्यों बार बार बोलता है कि ममता बनर्जी आप वेस्ट बंगाल को इंडिया से अलग कर लो, हम लोग आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, हम बांग्लास्तान बनाएंगे। तो ममता बनर्जी चुप क्यों बैठे रहता है, तब कुछ नहीं बात क्यों नहीं बोलता है? ये लोग बोलते हैं कि ममता बनर्जी आप हार गए हो तो क्या हो गया है, अब सीधे दिल्ली चले जाओ, वहां पर मोदी के अगेंस्ट फाइट करो। 17 करोड़ जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वो आपके साथ है। और उसके बाद ही ममता बनर्जी का बयान आ जाता है कि मैं अभी फ्री बर्ड हूं, मैं दिल्ली जाके लड़ूंगी। क्यों? ये सारे चीज तो ऐसे नहीं होता है, कोई ना कोई तो कनेक्शन है और वही कनेक्शन अभी निकालना पड़ेगा। पुलिस जितना हो सके करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो लगता है कि इमीडिएटली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन चालू होना चाहिए। क्योंकि इतने सारे एफआईआर, इतने सारी चीजें सामने आ रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा कोई पावर है और जो भारत के अगेंस्ट है। तो वो भारत के बैट में तो कोई नहीं कर सकता है, बाहर से ही कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये तो लोग बोल रहे हैं। और फिर एक चीज और है, वो जहांगीर खान कहाँ है, फाल्टा वाला जो पुष्पा था, कोई फ्लावर तो नहीं बन गया वो?
नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। और मैं तो कल एक वीडियो देख रही थी जहां पर लेफ्ट का एक कैंडिडेट इसी फाल्टा इलाके में कैंपेनिंग कर रहा था, और वो बीजेपी को धन्यवाद कर रहा था कि इतने सालों में मैंने कभी कैंपेनिंग ही नहीं की अपने लिए, क्योंकि मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे अभिषेक बनर्जी और उसके गुर्गे। आज पहली बार ऐसा कर पा रहा हूं। तो सोचिए कैसा माहौल बदल गया वहां पर। कैंपेन छोड़ दीजिए, लोग तो अपने वोट नहीं डाल पाते ना। मैं वही चीज आपको पिछले एपिसोड में भी शायद बोल रहा था कि मेरे बीवी के सामने एक बंदे थे जिसके सपोज 48-50 ईयर्स का एज है, उसको वोट देने के लिए 10 से 12 मिनट टाइम लगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कैसे ईवीएम में बटन दबाता है, क्या करना पड़ता है। मतलब एक 48-50 ईयर्स एज का लोग अगर जाते हैं और उसको ईवीएम में पहले बार वोट देने का चांस मिल रहा है, तो क्या सिचुएशन है वेस्ट बंगाल का। ये फलता में जो था जहांगीर, अभी वो भी आज हाईकोर्ट में गया। शायद उन्हें अपने चमचों को देखा, उसको प्रोटेक्शन मिल गया, तो इसलिए अभिषेक बनर्जी भी गया अभी हाईकोर्ट में। ये जहांगीर बोल रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है शायद मुझे अरेस्ट कर लेगा, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो देखिए, ये तो बराबर बात है कि अगर कोई कैंडिडेट अरेस्ट हो जाता है तो इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोला जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक जहांगीर खान को अरेस्ट मत करो। तो इसके मतलब ये नहीं कि जहांगीर खान कभी नहीं अरेस्ट होगा, उनको भी मालूम है वो अरेस्ट हो जाएगा। और ये देख के अभिषेक बनर्जी भी भाग रहा है कि शायद मुझे भी भाई मिल जाएगा। अरे भाई, अभिषेक बनर्जी अगर इतना बड़ा नेता है, इतने सारे बयानबाजी कर रहा है, तो जाओ ना भाई फलता में जाके आपका चुनाव प्रचार करो। वहां पर तो इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है। कल समीक भट्टाचार्य ने गया, बोला आपको बहुत मिस कर रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो, मैं मेरे बंदे को बोलता हूं, आपके लिए स्टेज बना देगा, आपको कोई टच नहीं करेगा, आप घर से तो निकलो। तो ये हालत है इनका। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के पूरा बंगाल को समझाया कि इन लोगों के पास पुलिस है, इन लोगों के पास गुंडे हैं, इन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए ये लोग नेता बन गए हैं। इतना कुछ रहेगा तो गली का कुत्ता भी ना शेर बन जाता है, वो भी नेता बन जाता है। इन लोगों का ये हाल है। जिस दिन ये सत्ता से जाएगा, इसका झंडा पकड़ने का लोग नहीं रहेगा। अब ममता बनर्जी मीटिंग बुला रहा है, उनका जो जितना भी सेलिब्रिटी इतने दिन उछल कूद के सारे टीएमसी वाले होते थे, अभी बोल रहा है कि नहीं, हमारे पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। उनका जो जिला परिषद का नेता है, वो लोग भाजपा ने बोल दिया हम टीएमसी वालों एक भी बंदे को ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि वो साले चोर है, और वो सारे चोर को हम अगर लेंगे तो हम भी चोर बन जाएंगे, तो वो चोर को हमको नहीं चाहिए। फिर भी ये जाके रोज लाइन दे रहा है भाजपा के ऑफिस के बाहर कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप जैसे बोलोगे वैसे ही रहेंगे, हमको प्लीज आपका पार्टी में ले लो, हमको पद भी नहीं चाहिए, हम बस आपके पार्टी में है, आपसे है, इसलिए हम उनको ले लीजिए। तो ये हालत हो गया अभी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का। ऊपर से ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, तो जहांगीर है, शौकत है, सब कितने बड़े बड़े नेता है, सबको भी मालूम पड़ रहा है इसके पीछे पुलिस नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। और जैसे डराया धमकाया था अमित शाह के लिए, जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था अभिषेक बनर्जी ने, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो ये भी तो ऐसी बदजुबानी कर रहा था ना जहांगीर खान, खड़े होकर मंच से क्या क्या नहीं बोला था इसने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के लिए। तो इसको भी डर सता रहा है कि मेरा भी नंबर लगने वाला है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के मुख्यालय में पहली बार जन अदालत लगाई, वहां पर लोग आए, उनसे मिले, उसको लेकर भी लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि सीएम है तो सीएम हाउस में लगाए, सबकी बातें सुने। ये चीज ही तो चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, हम लोग बार बार एक ही चीज बोलते हैं, वो बस कलर का चेंज नहीं है, पूरा सिनेरियो का चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर डेवलपमेंट का बात करना पड़ेगा। आपको सच में जनता का मुख्यमंत्री बनना है। जनता का अगर आप दुख दर्द नहीं समझते हो तो आप कैसे मंत्री बनोगे, आप कैसे शासन करोगे, उसको रिलीफ कैसे आप दोगे, जो चीज एक्चुअली टीएमसी के पास नहीं थे। आप समझ लो, अभिषेक बनर्जी अगर घर से निकलते हैं तो उसके मोहल्ले में सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ स्टॉप है, कोई वहां से चल भी नहीं सकता, आपका मोबाइल में बात भी नहीं कर सकता है। उनके घर के सामने जो रास्ते हैं वहां पर पूरा कॉरिडोर लगा दिया, लोग रास्ता आधे वहां पर ब्लॉक हो गया। 700 से 800 पुलिस कर्मी हैं जो हमेशा अभिषेक बनर्जी का घर का देखभाल करेगा। क्यों करेगा? कौन है अभिषेक बनर्जी? क्या औकात है उनका? हमारे आपके टैक्स के पैसे से क्यों ये सारी चीज चलेगा? साइंस है क्या? तो ये सारी चीज चलते थे और लोग इसको विसर्जन कर दिया। आपको एक मजे का बात बोलता हूँ। जब मोदी जी आए थे, लास्ट फेज का इलेक्शन हो रहा था, उसके पहले चुनाव प्रचार के लिए, तो वो गंगा मैया के ऊपर नौका का सफर कर रहे थे, तो पिक्चर ले रहे थे, तो वो लेके भी बहुत मिर्ची लगे टीएमसी वालों को, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो मुझे ने भी एक जन ने पूछा कि ये भाई ये सारे बात हो रहा है,
मैंने बोला कि देखो भाई, एक चीज तो क्लियर है कि 4 तारीख जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो यहाँ पर बंगाली में कहावत है, ढाकी समेत विसर्जन। मतलब माँ दुर्गा का जब विसर्जन होता है, उसके पानी में देता है, तो हम लोग ढाक उसके साथ करते हैं। तो जो ढाक बजाता है उसको ढाकी बोलते हैं। तो वो ढाकी समेत उसको हम विसर्जन कर देंगे। मतलब टीएमसी तो जाएगा ही, ममता बनर्जी भी हारेगी। तो इतना बड़ा पार्टी 15 साल से यहाँ पर राज किया है, तो उसका ढाकी समेत विसर्जन हो रहा है, तो उसके तो अच्छे इंतजाम करना पड़ेगा। तो मोदी जी इसलिए वो कैमरा लेके गए थे कि कौन सा घाट अच्छे है, वहां पर जाकर उसका अच्छे से विसर्जन हो सके, ये देखने के लिए। तो जोक्स अपार्ट, थिंग इज दैट ये ममता बनर्जी का जो कनेक्शन, जो ग्राउंड लेवल कनेक्शन, जहां से वो ममता बनर्जी बनी, ये अभिषेक बनर्जी को पार्टी के ले आने के बाद वो सारे खत्म हो गया था। अगर आप नेता बन के इतना सारे सिक्योरिटी लेके घूम रहे हो, आपको आजू बाजू में किसी को घुसने नहीं दे रहे हो, अभिषेक बनर्जी के घर में साधारण जनता छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और सीनियर कार्यकर्ता, मतलब जब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तब अभिषेक बनर्जी पैदा भी नहीं हुआ है, ऐसे कार्यकर्ता भी वहां पर जाते हैं, सीनियर लीडरशिप जाते हैं, तो उसके मोबाइल से लेकर सब कुछ बाहर रख के उसको अंदर जाना पड़ता था। और उसका जो स्टेयर्स है, उसके नीचे एक छोटा सा घर है, वहां पर सबको वेट करना पड़ता था। मे बी 10 घंटा 12 घंटा वेट किया, उसके बाद बोला साहब बहुत बिजी है, आज मीटिंग नहीं होगा। तो जो नेता ऐसे बात करते हैं, उसके साथ क्या ताल्लुक रखेगा जनता का। और वो ऑन द ईयर जब पावर में थे, सत्ता में उनका आंटी थे, तब वो आगे एमपी बन के, तो समझ लिया कि भाई पॉलिटिक्स तो इतना ही सीधी है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास गुंडा है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब लोग जो हुजूर कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। तो ऐसे करके तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। शुभेंदु अधिकारी, ये जो जनता का आप दरबार बोल रहे हो, ये छोड़ दीजिए। मैं कौन हूं? मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, कितना लोग मुझे जानते हैं। जब मेरे घर में पुलिस रेड हुआ था, 22 पुलिस ऑफिसर घुसे, उसमें से 17 मुस्लिम पुलिस ऑफिसर थे। पूरे दिन मेरे पूरे फैमिली को टॉर्चर किया, मेरे सब कुछ लेके चला गया, उसका सीजर लिस्ट भी नहीं दिया। इतना अत्याचार अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने किया। उस दिन शुभेंदु अधिकारी एक्चुअली दिल्ली में थे, और दिल्ली में अमित शाह जी के साथ उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उनको ये सारी चीज मालूम नहीं है। रात को 1:30 बजे, मेरे पास फोन वोन नहीं है, सब कुछ पुलिस लेके चले गए हैं, तो मेरे बीवी के नंबर, वो बस सिम छोड़ के गए थे, तो पुराने फोन लगा के चल रहे थे, कोई नंबर वंबर सेव नहीं है। तो वहां पर वो फोन करके कांटेक्ट करते हैं, और रात को 1:30 बजे बोलता है क्या हुआ है, पुलिस ने टॉर्चर किया है, मैं हूं ना आपके लोगों के साथ। मतलब शुभेंदु अधिकारी पैसा दे रहा है, 5 पैसे भी देने का जरूरत नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं, यूट्यूब पे जो मिलता है हमको चल जाता है। लेकिन आप सोच लीजिए, एक एलओपी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए स्वराष्ट्र मंत्री के पास गए हैं, रात को 1:30 बजे उसको खबर मिले कि मेरे ऊपर ये अटैक हुआ है, वो फोन करके बोल रहा है मैं आपके साथ हूं, अब चिंता मत करो, मैं जाकर आपको मिलूंगा। यही होता है नेता। और ये बस मेरे लिए नहीं, कहीं पे भी, मतलब शायद वो बंदे ने वोट भी कभी नहीं किया ये बीजेपी वालों के लिए, उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है ना, सबसे पहले पहुंच जाता है शुभेंदु अधिकारी, हमेशा से किया है, और सीएम बनने के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ है। और ऐसे अगर होता है तो सच में लोग जो चाहता था इतने दिन बंगाल में असली परिवर्तन, वो असली परिवर्तन हुआ है, ये सारे काम से ही पता चल रहा है। मैं तो देख रही थी कि कलकत्ता की सड़कों पर ट्राम फिर से चलने लगी है। मैं एक बार गई थी कलकत्ता, तब तो बैठी थी, पर उसके बाद तो फिर ममता बनर्जी के जमाने में तो सुना बंद हो गई थी। तो अब तो कलकत्ता की सड़कों पर भी रौनक लौट आई है पूरी तरह से। एकदम हेरिटेज को तो वापस लाना है। एक्चुअली ममता बनर्जी, आपको शायद मालूम है, पेट्रोकेमिकल्स, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, तो वहां पर वो एक्चुअली लेफ्ट रेजिम में वो इंडस्ट्री आए थे, हल्दिया में वो हुआ था। तो बाद में वहां पर बहुत सारे टसल बसल हुआ, और फाइनली जो हुआ कि इसको कुछ पैसा देना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का उनके पास डेब्ट है। तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फाइनली जब वर्डिक्ट आया कि आप अगर इनको पैसा नहीं देते हो तो गवर्नमेंट को मैं विथड्रॉ कर दूंगा, वहां पर प्रेसिडेंस रूल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन जब खड़े हो गया, तब ममता बनर्जी ने पैसा दिया। लेकिन पैसा कहां से दिया? ये जो ट्राम है, उसका ट्राम का एक डिपो होता है जहां से ट्राम छोड़ते हैं, तो अभी ट्राम बंद कर, वो ऐसी बैरन लैंड है, उसको बेच दिया, और उस पैसे इस इंडस्ट्री को दे दिया। तो ये बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है जैसे ममता बनर्जी ने ऐसे किया है, जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है वहां पर कर दिया। जो यहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको तोड़ फोड़ करके उसको जो रियल एस्टेट है उसको दे दिया। बहुत बहुत काले कारनामा है। आप सोच रहे हो कि बंगाल का इलेक्शन खत्म हो गया तो बंगाल आउट ऑफ फोकस हो गया। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगले 5 साल तक बंगाल पूरा फोकस में रहेगा। जो ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का काले कारनामा सामने आएगा, बंगाल को कैसे इसने खोखला कर दिया आप समझ लो। जब ये लोग पावर में आए थे 2011 में, तब वेस्ट बंगाल का डेब्ट था 2 लाख करोड़।
तो मतलब हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उसके बाद युक्त फ्रंट का गवर्नमेंट था, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट था। तो 1947 से लेकर 2011 तक वेस्ट बंगाल का डेब्ट है 2 लाख करोड़, और ये 2011 से लेकर 2026 ये जो 15 साल है वो डेब्ट बढ़ के चले गए हैं 8 लाख करोड़। मतलब वेस्ट बंगाल में अगर कोई बच्चा आज पैदा हो रहा है उसके सर के ऊपर 70,000 का डेब्ट है। तो ये जो पैसा है कुछ ना कुछ तो आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, कहां पर है अब दिखा दीजिए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने ये काम किया है, चलो वो पैसे लोगों से लेके ही किया है, लेकिन किया है कौन सा चीज वो किया है? ओनली चीज किया है जहां पर वो वोट खरीद सकती है। लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को बस 1500 रुपए दे दो, हो जाएगा उसमें। 1500 रुपए एक साइड से दे रहा, दूसरे साइड से आप शाहजहां जैसे लोगों को डिप्लॉय कर रहे हो कि ये महिलाओं के साथ आप अन्याय करो, रात को उसको अपने घर में बुला लो। और ये लोग ओपन बोल देते कि भाई लक्ष्मी भंडार मिलता है, आज भी ना माने, आना ही पड़ेगा हमारे साथ। अब सोचो, ये है ममता बनर्जी, एक महिला होके ये लोग कुछ भी हो जाता है, बार बार बोलता है ना महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, यही है महिला मुख्यमंत्री का असली सच। ऐसे महिला मुख्यमंत्री भगवान करे कभी किसी को नहीं मिले, सब कुछ खत्म कर देगा। बिल्कुल, दिक्कत तो यही थी ना कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आरजीकर वाला कांड हुआ। आप सोचो, महिला मुख्यमंत्री कहती है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकल रही हो, जबकि लोगों को लगता है कि महिला अगर सीएम बन गई है तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी, उनको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन ममता बनर्जी ने सब कुछ नहीं किया, इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अब जैसे आपने कहा ना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, करप्शन जो हुआ है उसकी भी जांच होगी, तो बहुत सारे कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। अभी तो अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे प्रोटेक्शन के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट, अभी तो ममता बनर्जी जो 2 दिन पहले काला कोट पहनकर गई थी वो भी जाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसी कलकत्ता हाईकोर्ट में कि मुझे भी गिरफ्तारी से बचाओ। तो अभी तो शुरुआत है। और आप सही कह रहे हैं, अगले 5 साल तक फोकस रहेगा और लोग हैरान होते रहेंगे कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे ने क्या क्या कांड किए हैं। और जैसे शुरुआत में आपने कहा कि बड़ी सी जेल बनानी पड़ेगी शुवेंदु दा को, सच में बड़ी सी जेल बनानी पड़ेगी। 90% टीएमसी के करप्ट नेताओं को रखना पड़ेगा और इन दोनों बुआ भतीजे को भी रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में और किस तरह के कदम या किस तरह के फैसले लेते हैं शुवेंदु दा। लेकिन आज आपने समय निकालकर बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।